Everybody and welcome to Creatrix channel my dear friends. We are live again with another lecture of power system. तो बच्चों आज क्या कवर करने वाले हैं आप लोग देख पा रहे होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं डायनामिक वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं यार, वोल्टेज कंट्रोल में कैपेसिटर की मदद से देख लिया है, इंडक्टर की मदद से देख लिया है, सीरीज शंट दोनों चीजें कवर कर चुके हैं। तो आज एक नया टॉपिक, एक डिफरेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, दैट इज द डायनामिक वोल्टेज कंट्रोल। और बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, काफी अच्छी लर्निंग होने वाली है, काफी अच्छा हम लोग सीखने वाले हैं। दैट इज फॉर श्योर कि मचाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे भाई इससे पहले इस लेक्चर में मचाना शुरू कर दें, सबसे पहले आप लोग क्या करो, आप लोग लाइक कर दो यार सेशन को और शेयर कर दो, सभी लोग शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मालूम रहे दैट वी आर लाइव। बच्चों को पता चल जाना चाहिए अंकित सर लाइव आ गए हैं भाई, अब वेट नहीं करना है, अब सेशन के अंदर एंटर कर जाना है भैया, इसके बाद क्लास में एंट्री बंद कर दी जाएगी। ठीक है, क्लास में एंट्री बंद ना कर दी जाए, ऐसा ना हो जाए हम लोग दरवाजा लगा के क्लास लेने लगे और बाकी बच्चे फिर बाहर ही रह जाएं। तो इसीलिए बेटा जल्दी बता दो, जल्दी से ज्यादा लोगों को बता दो कि आ जाना है क्लास में, अब वेट नहीं करना है। ठीक है, और सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ यार, दिवाली सीजन आ रहा है, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? क्या आप लोगों की प्लानिंग सही है या नहीं? यानी दिवाली के पैरेलली आप लोग तैयारी करोगे या नहीं? ऐसा मत करना मेरे भाई, दिवाली में इतना गुम हो जाओ, पटाखे इतने छुड़ा लो कि अपनी तैयारी को पटाखा बना के उड़ा दो, ऐसा मत करना। ठीक है, तैयारी साथ में लेके चलनी है। ठीक है, एक आध दिन का ब्रेक ले सकते हो, बट बेटा ऐसा मत कर देना एक लंबा ब्रेक ले लो, है ना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये बात क्लियर है? चलो तो तैयारी बनी रहनी चाहिए, मेहनत लगी रहनी चाहिए बेटा, लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, चाहे जीवन में कितनी खुशियां कितने गम आए, तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो। So guys, let me first introduce myself before we start. My name is Ankit Goyal. I am working as a director at an academy for GATE department. I got AIR1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes. लेकिन मेरे भाई देखो, ये सब जो क्रेडेंशियल हैं ये सब अपनी जगह। What matters कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। हम लोग बेटा एक रेवोल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, और उसमें पूरी टीम एक तरफ से ना जुट गई है बहुत बढ़िया तरीके से, एक तरफ से सब लोग लग गए हैं रेवोल्यूशन क्रिएट करने में, और आपकी तैयारी में ना एक माहौल बना दिया, एक अलग लेवल का माहौल बना दिया है, जिसके अंदर बेटा आप लोग बेहतरीन वे में एंजॉय कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, और बेटा रैंक लाने की तैयारी कर रहे हो। सिर्फ तैयारी एग्जाम की नहीं, तैयारी किसकी है इस बार? रैंक की है। गेट 2021 अपना होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, एंड फॉर दैट विजन ओनली वी आर वर्किंग डे एंड नाइट, वी आर वर्किंग रियली हार्ड। और बेटा इसी मेहनत को, इसी माहौल को बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। मेरा कोई भी स्टूडेंट पीछे मुड़ के देखेगा नहीं, मेरा कोई भी स्टूडेंट एक कदम पीछे खींचेगा नहीं, ऐसे ही आगे चलते जाना है। और जैसे जैसे गेट करीब आएगा ना, आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना, और ज्यादा एक्साइटमेंट में काम करना है। समझ रहे हो ना, गेट को आपसे डर लगना चाहिए, आपको गेट से नहीं। अब देखो यार, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो क्या करो, ये URL जो मैं दे रहा हूं, ठीक है, इस URL पे बेटा आप लोग जाकर के एक बार लेक्चर्स चेकआउट करो। अभी तक मैंने जितने भी स्पेशल क्लासेस लिए हैं वो सारे इस पे प्रेजेंट है, वो सारे के सारे बेटा इस पे प्रेजेंट हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं आज रात को 9:30 बजे भी एक सेशन लेने वाला हूं, UPPSC AE के लिए नेटवर्क के सवाल लगवाने वाला हूं। तो तैयार रहना बेटा, एकदम पूरी तैयारी के साथ आ जाना, मचा देंगे, एकदम आग लगा देंगे। बहुत फास्ट ट्रैक वे में क्वेश्चन करते हैं, बच्चा ये बात जानता है कि अंकित सर जब क्वेश्चन लगवाते हैं ना तो बहुत फास्ट ट्रैक वे में लगवाते हैं। UPPSC AE के सेकंड्स में सवाल निपटाते हैं, सेकंड्स में। और बेटा जब उतनी स्पीड और एक्यूरेसी बना लोगे ना और लाइव कंपीट करोगे तो एग्जाम में घबराओगे नहीं, एग्जाम तुमसे घबराने लगेंगे। इसके अलावा यार, इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक जो मैं आपको हर रोज बताता हूं, फिर भी अभी मेरे को लगता है बहुत लोग रियलाइज नहीं करते हैं हाउ बिग इट इज। तो बेटा इसमें सारे लेक्चर्स आपके प्रेजेंट हैं इस चैनल के वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, चैप्टर बाय चैप्टर अलोंग विद द नोट्स। और आज मेरी पूरी टीम ने इस वीडियो बुक को वापस से अपडेट कर दिया है, तो आप लोग देख लेना, सारे लेटेस्ट लेक्चर्स आपको बेटा यहां पे मिल जाएंगे।
सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर पावर सिस्टम के नोट्स नहीं मिले हैं, तो बेटा देखो आज मेरी प्लस क्लास नहीं थी, मेरे पास टाइम था तो मैंने आपको तुरंत नोट्स दे दिया। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो यार, जब डे बहुत हेक्टिक हो जाता है ना तो टाइम नहीं मिल पाता है कि पीडीएफ डाउनलोड करके मैं आपको पीडीएफ दे पाऊं, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि पीडीएफ मिलेगा जरूर, दैट इज फॉर श्योर। जो आपको प्रॉमिस किया है वो फुलफिल होगा, ये गारंटी है, ठीक है। कोई भी प्रॉमिस ब्रेक नहीं किया जाता है। आप यहां आ गए हो, जितना आपको प्रॉमिस किया ना उससे ज्यादा मिलेगा, ये हम लोग एक गारंटी दे के चलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन की डिमांड की थी बेटा, यहां तो सिलेबस कंप्लीशन, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, सब कुछ आपको दे दिया, सब कुछ, ठीक है। अब इसके अलावा देखो यार, प्लस पे आते हो तो एक अलग लेवल की फीलिंग है, एक अलग लेवल की टीचिंग है, एक अलग लेवल की प्लेटफॉर्म है। कैसे? वहां आपको इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं लाइव क्लासेस में, जिनसे आप फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हो, 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा बेटा मिलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली प्रैक्टिस पेपर। तो डेली प्रैक्टिस पेपर में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि आप घर जाके लगाओ, प्रैक्टिस करो, अच्छे मार्क्स लाओ। इसके अलावा हर संडे होता है बेटा आपका टेस्ट, जिससे कि आपको पता चलता है आप कहां स्टैंड करते हो, कितना स्ट्रेंथ है, कितना वीकनेस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, ये सारे फीचर्स भी आपको ऐड होके मिलते हैं। और सबसे गजब की बात है कि एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस ओपन होते हैं। तो बेटा बैच बाय बैच एनरोल नहीं करना है, जिस बैच में आप पढ़ना चाहते हो, जिसका टाइम आपको सूट करता है, आप वो बैच फॉलो करो। एंड बिलीव मी, नेक्स्ट ईयर हम लोग वीकडे, वीकेंड, हर तरह का बैच बेटा आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो जिसको जो सूटेबल लगे वैसे फॉलो करे। लेकिन लाइव क्लासेस का फायदा क्या होता है बेटा, एक रूटीन में चलते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कोई भी बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाता है। और चाहे तो आप देख लेना यूट्यूब का कोई भी पहला लेक्चर खोलना और लास्ट लेक्चर खोलना, और व्यूज में जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। तो इससे समझ आता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस में वो मोटिवेशन बनाए रखना थोड़ा सा टफ है एज कंपेयर टू योर लाइव लेक्चर्स। इसके अलावा यार आइकॉनिक में आपको प्लस का तो सारा बेनिफिट मिलता है, साथ साथ मिलता है एक पर्सनल कोच। और ये पर्सनल कोच बेटा ऐसा बच्चा है जिसने कि खुद रैंक निकाला है, एंड ही नोज हाउ टू गेट दैट टॉप रैंक। और जब उसे पता है और वो आपको बताएगा तो आप भी ला सकते हो। तो आपके साथ डे इन डे आउट मेहनत करके आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा ये पर्सनल कोच, और आपका एक बनवाएगा स्टडी प्लानर। तो ये स्टडी प्लानर आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, शेड्यूलिंग सिखाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल ले जा सको। स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा रहेगा, इंटरव्यू गाइडेंस इसमें ऐड होगा, और बेटा इसके साथ साथ टेस्ट एनालिसिस भी आपको अलग से दिया जाएगा, ठीक है। केशव प्लस पे बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस पेपर, क्लास नोट्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, जिसके अलावा आपको तैयारी में कुछ भी लगता नहीं है। तो बेटा जल्दी से लाइक कर दो यार, कम लोग दिख रहे हैं लाइक्स में, बिल्कुल डिमोटिवेट कर दे तो यार लेक्चर स्टार्ट करने से ही पहले। मतलब लाइक्स को लेके कहां जाओगे, मतलब लाइक्स अगर बचा भी लोगे तो कहां जाने वाले हो। मतलब ऐसा है क्या कि एक क्लिक नहीं करोगे तो अरे बाबा रे एनर्जी बच गई, आज तो मैं ऐसा करूंगा एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा, इतनी एनर्जी बचा ली मैंने एक लाइक ना करके। क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा तो नहीं होगा मेरे भाई। एक माउस के क्लिक से कुछ भी नहीं घटेगा, बस इधर मोटिवेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इधर मोटिवेशन बढ़ेगा तो बेटा ऑटोमेटिकली आपका भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और इस चीज का बेटा मैंने आपको बताया है, लॉजिक रीजन बताया है कि विशाल सर लाइव क्यों नहीं आ पा रहे हैं। विशाल सर के फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, सो दैट इज व्हाई ही हैज टेकन अ ब्रेक, है ना। तो ये मैं बता चुका हूं आपको, ये मैं आपको बता चुका हूं। और बेटा दिन प्रतिदिन अटेंडेंस गिरती जा रही है, मेरा मोटिवेशन गिरता जा रहा है, और मैंने पहले बता दिया है फॉल्ट एनालिसिस तब आएगा जब अटेंडेंस आएगी, ठीक है। वरना पावर सिस्टम 1 पे रोक के अगला पार्ट अगले साल करेंगे, 2021 से पहले नहीं करेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, जैसे विशाल सर के पास टाइम होता है, दैट विल बी डन एंड देन यू विल गेट द कम्युनिकेशन लेक्चर्स एज वेल। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों अभी तक देखो हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं शंट कैपेसिटर, शंट इंडक्टर, सीरीज कैपेसिटर। सीरीज कैपेसिटर में मैंने आपको बताया इंपैक्ट ऑन फॉल्ट करंट, इंपैक्ट ऑन स्टेबिलिटी, उसकी रेटिंग मैंने आपको बताई शंट के कंपैरिजन में कम आती है सेम वोल्टेज इंप्रूवमेंट के लिए। इसके अलावा बेटा हमने बताया आपको सब सिंक्रोनस रेजोनेंस भी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कवर करके दी थी, और अब हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं, दैट इज योर डायनामिक वोल्टेज कंट्रोल, डायनामिक वोल्टेज कंट्रोल। ओके चलो, बट इससे पहले बेटा आप लोग जो कल मेरे से एक डिमांड कर रहे थे कि सर समराइज करा दो,
तो जितने डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे आई हैव समराइज्ड देम। एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। शंट वाली डिवाइस क्या करती है, लाइन के करंट को मॉडिफाई करती है और आई साइन फाई को कम करती है। आई साइन फाई को कम कर देने से वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। लेकिन सीरीज कैपेसिटर क्या करता है, रिएक्टेंस को कम करता है, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है आई एक्स साइन फाई। तो अगर आप x कम कर दो बेटा या तो i साइन फाई कम कर दो, दोनों ही सूरत में आपका वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। तो सीरीज वाला क्या करता है, x को कम करता है, शंट वाला क्या करता है, i साइन फाई को कम करता है। तो करंट इज मॉडिफाइड, रिएक्टेंस इज मॉडिफाइड। फिर मैंने आपको बेटा वोल्टेज प्रोफाइल दिखाई थी, मैंने बोला था शंट में स्लोप कम हो जाता है तो ड्रॉप ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, लेकिन सीरीज में हमने देखा था गिरते गिरते अचानक से जंप आया था जहां सीरीज कैपेसिटर आया था और फिर वो गिरा था। तो यूनिफॉर्म इंप्रूवमेंट, नॉन यूनिफॉर्म इंप्रूवमेंट। शंट डिवाइसेस का वोल्टेज रेटिंग हाई होता है, करंट रेटिंग लो होता है। सीरीज वाली का लो वोल्टेज और हाई करंट होता है। इसीलिए याद करो कल हमने एक स्फीयर गैप लगाया था सीरीज कैपेसिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका रिएक्टेंस V बाय आई हाई होगा, इसका रिएक्टेंस V बाय आई कम होगा। 1 बाय ओमेगा सी होता है रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस हाई है तो कैपेसिटेंस लो, रिएक्टेंस लो है तो कैपेसिटेंस हाई। इसके अलावा मेरे भाई रिएक्टिव पावर लोड वेरिएशन के साथ बदलता नहीं है, क्योंकि ये शंट में है तो इसका रिएक्टिव पावर V स्क्वायर बाय XC है। लेकिन जो सीरीज वाला है वो किसमें है, सीरीज में है तो I स्क्वायर XC है। लोड अगर बदल दिया बेटा तो I बदल जाएगा, I अगर बदल गया बेटा तो I स्क्वायर XC भी बदल जाएगा। यानी सीरीज कैपेसिटर का रिएक्टिव पावर लोड बदलने के साथ साथ बदलता है और शंट कैपेसिटर का रिएक्टिव पावर लोड के साथ नहीं बदलता है, क्योंकि वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना कि करंट पे। अब इसके अंदर अगर वोल्टेज बढ़ रही है, शंट कैपेसिटर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो मैक्सिमम पावर और स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर होती है Vs VR बाय X। तो अगर आपने VR को बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम पावर बढ़ गया। सीरीज कैपेसिटर में बेटा आपने रिएक्टेंस कम कर दिया, डिनोमिनेटर कम करने से Pmax बढ़ेगा, लेकिन यहां लार्ज चेंज आता है और यहां पे स्मॉल चेंज। शंट कैपेसिटर आपका पावर फैक्टर भी इंप्रूव करता है, बट सीरीज कैपेसिटर लोड के पावर फैक्टर को इंपैक्ट नहीं करता है, लोड के पावर फैक्टर को इंपैक्ट नहीं करता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं बेटा इन केस ऑफ सीरीज एंड शंट। तो सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टेबिलिटी बढ़ती है और शंट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पावर फैक्टर करेक्शन के काम में आता है। अब क्लियर है जितने डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे। और लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपसे सर्ज इंपीडेंस लोडिंग पे भी बात की थी कि कैपेसिटर शंट हो या सीरीज सर्ज इंपीडेंस लोडिंग को बढ़ाता है, इंडक्टर शंट हो या सीरीज SIL को कम करता है। और आप जानते हो SIL का सिग्निफिकेंस क्या है, ये आइडियल लोडिंग है, जितना लोड लाइन पे लगा देने से लाइन का पावर फैक्टर हो जाता है यूनिटी, और लाइन ना तो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करती है ना तो डिलीवर करती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द आइडियल लोडिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ लाइन। ठीक है हर्षित मेरे भाई, एक चीज बताओ, तुम पावर सिस्टम की क्लास में भी बैठ रहे हो और कम्युनिकेशन के लेक्चर का पूछ रहे हो, करना क्या चाह रहे हो बेटा? दो सबसे कोर सब्जेक्ट, एक इलेक्ट्रिकल का एक ईसी का, साथ साथ कैसे तैयार कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? ठीक है अभी गेट में तो एक ही आएगा दो में से, और ईएस के लिए भी करोगे तो ईएस के लिए उतने लेवल पे तो कम्युनिकेशन करने की जरूरत है नहीं। चलो तो आगे बढ़ें, आगे कंटिन्यू करें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, डायनामिक वोल्टेज कंट्रोल। तो देखो डायनामिक वोल्टेज कंट्रोल क्या होता है बेटा, जब कभी आप वोल्टेज कंट्रोल करते हो बाय मींस ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर, दैट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक वोल्टेज कंट्रोल। और यहां पे आपको दिख भी रहा होगा बेटा, सिंक्रोनस मोटर घूमते हुए दिख रही होगी, मजा आ रहा होगा, मस्त लग रहा होगा एकदम। अब इसे डायनामिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार देखो सिंक्रोनस मोटर के अंदर ना मूविंग पार्ट है, कैपेसिटर और इंडक्टर स्टेशनरी डिवाइसेस हैं तो उसको स्टैटिक वोल्टेज कंट्रोल बोलते हैं। सिंक्रोनस मोटर में रोटेटिंग पार्ट है तो उसे बोलते हैं डायनामिक वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, द यूज ऑफ सिंक्रोनस मोटर फॉर वोल्टेज कंट्रोल इज कॉल्ड एज द डायनामिक वोल्टेज कंट्रोल। क्लियर है? तो डायनामिक क्यों बोल रहे हो? क्योंकि रोटेटिंग पार्ट है, और उसे क्या बोलोगे? स्टैटिक बोलोगे, बिकॉज देयर आर नो रोटेटिंग पार्ट। और यहां मैंने जिफ में बेटा आपको क्या दिखाया है कि मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रोटर भी घूमता है, और सिंक्रोनस में दोनों साथ में घूमते हैं, इसीलिए कहते हैं सिंक्रोनस। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और रोटर एक संग घूमे तो दैट इज कॉल्ड एज द सिंक्रोनस। ठीक है, चलिए अब सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड। जब हम सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पे यूज करते हैं तो बेटा रियल पावर क्या लेते हैं? जीरो।
अब रियल पावर बेटा होती कितनी है, देखो अगर आप एक आइडियल मानोगे तो ई एफ वी टी बाय एक्सेस साइन डेल्टा। तो बेटा अगर रियल पावर जीरो है तो बेटा डेल्टा भी जीरो होगा, डेल्टा भी जीरो होगा। तो रिएक्टिव पावर इनपुट कितनी होगी, रिएक्टिव पावर इनपुट का बेटा फॉर्मूला होता है वी टी बाय एक्सेस वी टी माइनस ई एफ कॉस डेल्टा। ठीक है, तो एट डेल्टा इक्वल टू जीरो रिएक्टिव पावर इनपुट क्या हो जाएगी, वी टी बाय एक्सेस वी टी माइनस ई एफ। ठीक है, ये हो गई रिएक्टिव पावर इनपुट। और देखो जैसा मैंने आपको बताया भी था कौन सी डिवाइसेस एब्जॉर्ब करती हैं, कौन सी डिवाइसेस डिलीवर करती हैं, तो वो चीज मैंने यहां पे दिखाई भी है। तो देखो अंडर यूजी केबल रिएक्टिव पावर दे सकती है, लाइटली लोडेड ओवरहेड लाइन यानी लोड लेस देन एसआईएल, लोड लेस देन एसआईएल, इस पे भी लाइन देती है। कैपेसिटिव कंपेंसेटर और जनरेटर ये सब रिएक्टिव पावर देते हैं। और लेता कौन कौन है, जनरेटर ले भी सकता है अंडर एक्साइटेड कंडीशन में, ट्रांसफॉर्मर लेता है, इंडक्टर लेता है, और लोड ग्रेटर देन एसआईएल पे लाइन भी लेती है, लाइन भी लेती है। और बेटा कंज्यूमर के लोड भी लेते हैं रिएक्टिव पावर, कंज्यूमर के लोड भी लेते हैं रिएक्टिव पावर, यानी हमारे घर का लाइट और पंखा ये लोग भी रिएक्टिव पावर लेते हैं। तो दीज आर द सिंक एंड दीज आर द सोर्सेस। तो ये चीज हमने एक डायग्रामेटिक वे में दिखाई है कि कौन सा नल, कौन सा टैप आपका रिएक्टिव पावर यानी पानी को दे रहा है और कौन उसे बाहर निकाल रहा है। जो बाहर निकाल रहा है दैट इज द सिंक एंड द वन दैट इज पुटिंग द वाटर इनटू द टैंक दैट इज द सोर्स। ठीक है, तो अब देखो यार सबसे पहला एप्लीकेशन पे मैं बात कर रहा हूं सिंक्रोनस कंडेंसर। सर ये सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, एन ओवर एक्साइटेड, देखो ये डेफिनेशन याद रखना बहुत काम आएगी लाइफ में। एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर वर्किंग एट नो लोड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस कंडेंसर। तो एक ऐसी मोटर जो कि नो लोड पे चल रही है और ओवर एक्साइटेड है। बेटा ओवर एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, EF cos डेल्टा इज ग्रेटर देन VT। अगर ऐसा हो गया मेरे भाई तो रिएक्टिव पावर इनपुट वुड बी नेगेटिव। ध्यान से समझो, रिएक्टिव पावर इनपुट विल बी नेगेटिव। ये सेकेंड टर्म अगर ज्यादा है फर्स्ट टर्म से, तो सेकेंड टर्म अगर ज्यादा है तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। तो इनपुट पावर नेगेटिव है यानी कि मोटर डिलीवर्स Q। या देखो अगर आप इस तरह से नहीं जानना चाहते, चलो और दूसरे तरीके से बताता हूं। ये इनपुट है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है लीडिंग। आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो, मोटर एब्जॉर्ब लीडिंग Q को मोटर डिलीवर्स लैगिंग Q। एंड दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू अ कैपेसिटर, दिस इज सिमिलर टू अ कैपेसिटर, इसीलिए इसे बोला सिंक्रोनस कंडेंसर। एक तरह से सिंक्रोनस कैपेसिटर हो गया बेटा, ये सिंक्रोनस कैपेसिटर हो गया या सिंक्रोनस कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर ही होता है, कंडेंसर का मतलब बेटा कैपेसिटर ही होता है। तो ये कैपेसिटर की तरह काम कर रही है बट इट इज अ सिंक्रोनस मशीन, हेंस द नेम सिंक्रोनस कंडेंसर और सिंक्रोनस कैपेसिटर। और आप देख पा रहे हो कि मैंने इमेज भी दिखाई है, दिस इज द इमेज ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर which can be used for power factor correction और which can be used for the voltage control। ठीक है, तो अब यार देखो क्या होता है ना, एक्चुअल में नो लोड पे जो है ना, नो लोड पे रियल पावर इनपुट किसके बराबर होती है, लॉसेस के, जो कि स्मॉल होता है, ऐसा नहीं है कि हाई होता है। बट एक चीज ध्यान रखना, नो लोड पे मोटर के अंदर इनपुट पावर जीरो नहीं होती है, इनपुट पावर बेटा जीरो नहीं होती है, इनपुट पावर नॉन जीरो ही होती है, इनपुट पावर इज ऑलवेज नॉन जीरो। इज दैट क्लियर? तो इसके अंदर बेटा क्या होता है, हाँ जोगिंदर सही कह रहे हो बेटा, जो आपके पंखे में कंडेंसर लगता है ना वो कैपेसिटर ही है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंडेंसर।
तो मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, देखो नो लोड पे मोटर से कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मोटर जब घूमेगी तो रोटेशनल लॉस आएंगे, फ्रिक्शन लॉस आएगा, विंडेज लॉस आएगा। अब ये जो लॉसेस आ रहे हैं ये पावर कहां से लाएगी मोटर? सप्लाई से। यानी मोटर की रियल पावर इनपुट छोटी तो होती है बट इट इज नॉन जीरो एट नो लोड। ठीक है, तो हमने यहां पे मान लिया था नो लोड पे जीरो आएगी बट प्रैक्टिकली इट इज नॉन जीरो, इट इज नॉन जीरो। तो यही मैंने लिखा है P इन इक्वल टू P लॉस विच इज स्मॉल बट इट इज नॉन जीरो। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हो गई? तो ये नो लोड के बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया, ये नो लोड के बारे में बेटा हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब इसके अलावा क्या होता है, सिंस P इज स्मॉल, तो इसका जो पावर फैक्टर होता है ना वो बहुत छोटा होता है, 0.1 से 0.2 लीडिंग, इतना होता है। क्योंकि रियल पावर बहुत छोटी है ना, मेजॉरिटी पावर कौन सी होगी? रिएक्टिव पावर। उसी के लिए तो उसे लेकर के आए हैं, सिंक्रोनस मोटर से वोल्टेज इंप्रूव करना है, पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, इसी कारण से तो उसे लेकर के आए हैं। अब बेटा जब इसी कारण से उसे लेके आए तो उसमें डोमिनेट कौन करेगा? रिएक्टिव पावर। जोगेंद्र कह रहे हैं सर डेल्टा इंफिनिटी हुआ। बेटा कभी एंगल इनफाइनाइट सुना है? कभी एंगल इनफाइनाइट सुना है? एंगल 360 से ज्यादा कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। ठीक है, चलो अब सिंक्रोनस कॉइल, अब इसका उल्टा है सिंक्रोनस कॉइल, यानी अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। आप कहोगे सर अब ये क्या मतलब हुआ? देखो बेटा अंडर एक्साइटेड है तो EF cos डेल्टा इज लेस देन VT। अब देखो सेकेंड टर्म अगर फर्स्ट से छोटी है तो इनपुट पावर विल बी ग्रेटर देन जीरो, तो यानी मोटर एब्जॉर्ब्स। अब मोटर जब रिएक्टिव पावर बेटा लेने लगे तो इट स्टार्ट्स टू बिहेव एज एन इंडक्टर, इसीलिए इसे क्या बोला? सिंक्रोनस कॉइल, सिंक्रोनस कॉइल। अब बेटा देखो खासियत क्या है सिंक्रोनस मोटर की, सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि सिंक्रोनस मोटर कितने पावर फैक्टर पे चलती है ये किस पे डिपेंड करता है? EF पे। EF किस पे डिपेंड करता है? IF पे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो रिएक्टिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू EF विच इज अ फंक्शन ऑफ IF। तो बाय वेरिंग IF अगर हम IF को बदल लें तो हम रिएक्टिव पावर को भी बदल सकते हैं, तो हम रिएक्टिव पावर को भी बेटा बदल सकते हैं। तो रिएक्टिव पावर अगर बदलोगे तो यू कैन कंट्रोल द पावर फैक्टर, यू कैन कंट्रोल द वोल्टेज। तो ये सारी चीजें बेटा आप कर पाओगे बाय मींस ऑफ दिस फील्ड करंट, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द सिंक्रोनस मोटर कि यहां कंट्रोल बेटा आपके हाथ में है जस्ट एक फील्ड करंट से, जस्ट एक फील्ड करंट से। तो देखो इंडक्टर अलग होता है, कैपेसिटर अलग होता है, लेकिन बेटा सिंक्रोनस मोटर दोनों का काम कर सकती है। और दोनों का काम कैसे कर सकती है? बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ IF। तो ये ज्यादा वर्सेटाइल है, तो बेटा ये ज्यादा वर्सेटाइल है। फिर तो सर एक काम करो, इंडक्टर कैपेसिटर हटाओ, सिंक्रोनस मोटर को लाओ। ना मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर के अंदर रोटेशनल लॉसेस के कारण एफिशिएंसी कम होती है, तो इसका बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट यूज नहीं कर सकते। हमें ऐसी डिवाइसेस बनानी है जिनका लॉसेस कम हो, जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। अब सर ये तो आपने धर्म संकट में डाल दिया। आप एक तरफ कह रहे हो सिंक्रोनस मोटर मच बेटर है इंडक्टर कैपेसिटर से, फिर कह रहे हो यूज भी नहीं करेंगे, है ना? ये तो वाली बात हो गई, सामने लड्डू रखा और लड्डू खा भी नहीं सकते। तो बेटा इसका उपाय है FACTS डिवाइसेस। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इस यूनिट के एंड में पढ़ाऊंगा। FACTS लास्ट टॉपिक होता है। तो उसमें हमने क्या किया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से हम लोग ऐसी डिवाइसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे which can work as a inductor, which can work as a capacitor and which we can control। सिंक्रोनस मोटर को देखो IF से कंट्रोल कर सकते हो ना। इंडक्टर और कैपेसिटर फिक्स्ड है, यानी उसका L फिक्स है, दूसरे का C फिक्स्ड है, वो वेरिएबल नहीं है। तो हम ऐसी डिवाइसेस बनाएंगे जिसमें L और C वाला बिहेवियर हो और जो वैरी भी कर पाए, हम अपनी मर्जी अनुसार वैरी भी कर पाए। दैट इज द FACTS devices, flexible AC transmission system, that is the latest technology। और बेटा आप जानते हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मुझसे पढ़े हो, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था
कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऐसा सोचो विच इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, है ना। पुराने जमाने पे मत चले जाओ कि यार ये पुराने जमाने वाली मशीन बढ़िया हुआ करती थी, चलो, है ना। मान लो जैसे कार में पेट्रोल महंगा हो गया तो ये थोड़ी साइकिल पे चले जाएंगे। हम कार का एक ऐसा फ्यूल फिगर आउट करेंगे जो कि सस्ता हो। टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना है, ना कि पीछे ले जाना है, उल्टा नहीं जाना है। चलो, अब अगला एप्लीकेशन बेटा आता है सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि मोटर पे ना एक छोटा सा मैकेनिकल लोड भी लगा दो बेटा, यानी देखो ये जो मोटर का शाफ्ट निकला हुआ है ना, यहां एक छोटू सा लोड लगा दो। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया? बेटा देखो कई बार क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर एक इंडस्ट्री के अंदर यूज हो सकती है। अब इंडस्ट्री के अंदर अगर यूज हो रही है तो मैं ये चाहूंगा कि ये ना सिर्फ पावर फैक्टर इंप्रूव करे, ना सिर्फ वोल्टेज को कंट्रोल करे, बट भैया छोटा मोटा लोड भी चला के दे दे, है ना। छोटा मोटा लोड भी ये रन कर दे, तो वहां पे इसका रियल पावर इनपुट जीरो नहीं होता, वहां इसका बेटा रियल पावर इनपुट पी इन इज पी शाफ्ट प्लस पी लॉस। अब यार देखो यहां से जो पावर आ रही होगी ना, जो रिसीविंग एंड पे पावर आ रही होगी, अब इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो P1 जो लोड में गई और एक जो मोटर में गई PSM। ऐसे यहां से जो रिएक्टिव पावर आ रही होगी QR, इसमें एक तो हो जाएगी जो लोड में गई है Q1, बट एक सिंक्रोनस मोटर दे रही होगी QSM। ठीक है, पावर का फ्लो समझ आ रहा है। ट्रांसमिशन लाइन से रियल और रिएक्टिव पावर आ रहे हैं। रियल पावर तो दो हिस्सों में जा रही है, लोड में और मशीन में, और रिएक्टिव पावर दो जगह से आ रही है, लाइन से और मशीन से, जा एक ही में रही है, दैट इज द लोड। अब देखो इसका फेजर डायग्राम समझो। ये बेटा हमारा लोड है, ये क्या है, IL है, लोड करंट। अब मोटर का पावर फैक्टर, अब मोटर का पावर फैक्टर बेटा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि रियल पावर इज नॉन जीरो। पावर फैक्टर जीरो तो नहीं होगा, बट हां भैया लीडिंग है, ये लीडिंग है। अब टोटल करंट बेटा अगर देखोगे, टोटल करंट अगर देखोगे तो उसमें IL और IM ऐड होके बनेगा I, IL और IM ऐड होके बनेगा I। सौरभ कह रहे हैं सर ऐसी मोटर तो मेरे घर में लगी है पानी भरने के लिए। बेटा वो मोटर इंडक्शन मोटर होती है, सिंक्रोनस नहीं होती है। ठीक है, बाहर की कवरिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए पता नहीं चलेगा। चलो, तो IM और IL मिलके बना I। अब इसके अंदर एक चीज देखो यार, थीटा इज लेस देन थीटा L, यानी cos थीटा इज बेसिकली ग्रेटर देन cos थीटा L, तो पावर फैक्टर इंक्रीजेस, पावर फैक्टर इंक्रीजेस। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? तो बेटा पावर फैक्टर भी इंप्रूव कर रही है हमारी सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। तो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर क्या है? एक ऐसी सिंक्रोनस मोटर जो कि छोटा मोटा लोड भी चलाती है एंड साइड बाय साइड आपका वोल्टेज और पावर फैक्टर भी इंप्रूव करके देती है। तो सिंक्रोनस कॉइल और सिंक्रोनस कंडेंसर से कैसे डिफरेंट है ये? बिकॉज इट इज सप्लाइंग अ लोड, और वो दोनों किस पे चल रहे थे? एट नो लोड। तो दैट इज व्हाई इट इज अ बिट डिफरेंट, इट इज अ बिट डिफरेंट। बिल्कुल, सिंक्रोनस मोटर बेटा शंट में लगेगी, जैसे शंट कैपेसिटर है, शंट इंडक्टर है, ऐसे सिंक्रोनस मोटर भी शंट में लगेगी। सर सीरीज में क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बेटा मोटर का एक पोर्ट तो इलेक्ट्रिकल है, दूसरा मैकेनिकल है, तो इलेक्ट्रिकल पावर ले तो लोगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर को आगे नहीं दे पाओगे। समझ रहे हो? सीरीज में काम क्या होता है? लो और आगे आगे बढ़ाओ। जैसे मान लो एक लाइन में सारे बच्चे खड़े हो गए, एक लाइन में सारे बच्चे खड़े हो गए, आप मान लो एक पेन हैंड ओवर कर रहे हो, एक ने पेन लिया, फिर उसने आगे वाले को दिया, फिर उसने और आगे वाले को दिया, ऐसे ये सीरीज है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर क्या है? बस लेगी, लेकिन आगे क्या देगी? आगे पेन की जगह ना रिमोट देगी, तो करंट तो गया नहीं आगे। समझ गए? तो जो क्वांटिटी वो ले रही है दैट इज इलेक्ट्रिकल, बट इट कांट पास ऑन द इलेक्ट्रिकल वैल्यू, इट कैन ओनली पास ऑन द मैकेनिकल। तो मोटर जैसी चीज कभी सीरीज में नहीं जोड़ सकते लाइन के, ये शंट में ही लग सकती है। अब देखो सर, चलो आपने बताया पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, तो जरा इसका भी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट समझा दो। बिल्कुल मेरे भाई, आप लोगों का हुक्म सर आंखों पर। देखो पावर बैलेंस कर लो यार। PR क्या है? लाइन से जो पावर आई है वो दो जगह गई है, लोड में और सिंक्रोनस मोटर में। अब QR क्या है? QR
और QSM मिलके लोड में जा रहा है, ठीक है ना। तो QR इज Q1 माइनस QSM। अब देखना इसका पावर ट्रायंगल दिखाता हूं, जैसे मैंने आपको शंट कैपेसिटर का दिखाया था ना, वैसे ही दिखाता हूं। अब एक लड़का मुझसे पूछ रहा है सर पावर फैक्टर कितना होगा इन जनरल। बेटा जनरल पावर फैक्टर नहीं बता सकते, रीजन बीइंग कि लोड पे डिपेंड करेगा ना कि इंडस्ट्री कितना लोड चलाना चाहती है। अब देखो ये P1 है और भैया ये लैगिंग पावर फैक्टर है, इसलिए रिएक्टिव पावर पॉजिटिव लेके ये Q1 है, ठीक है। और मेरे भाई ये तुम्हारा एपरेंट पावर S1 है और ये phi1 है। अब हम क्या कहते हैं मेरे बंधु, हम क्या कहते हैं कि जब आपने सिंक्रोनस मोटर लगाई तब बेटा इसमें PSM जुड़ करके ये टोटल पावर PR हो गई, या ये कह दो P2 हो गई। PR कह दो या P2 कह दो, लेकिन सिंक्रोनस मोटर की रिएक्टिव पावर नेगेटिव थी। बिल्कुल सही बात है। तो जो आपका टोटल आया है वो Q1 माइनस QSM आया है। तो देखो ये ले लो Q2 Q1 माइनस QSM, ठीक है। अब भैया ये हो गया तुम्हारा S2, दैट इज phi2। समझ आया पावर ट्रायंगल। जब हमने कैपेसिटर की बात की थी बेटा तो मैंने P1 और P2 ना बना के सिर्फ बनाया था P, क्योंकि वहां रियल पावर कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है? कि कैपेसिटर लगने के बावजूद कैपेसिटर कोई रिएक्टिव पावर नहीं, रियल पावर नहीं लेता है। कैपेसिटर सिर्फ क्या होता है, रिएक्टिव पावर में इन्वॉल्व होता है। तो इवन आफ्टर अप्लाइंग अ कैपेसिटर देयर इज नो रियल पावर। लेकिन सिंक्रोनस मोटर बेटा रियल पावर लेती है। सिंक्रोनस मोटर रियल पावर लेती है क्योंकि उसे लोड को भी सप्लाई करना और अपने लॉसेस को भी। तो अब देखो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं सर QSM इज, इसको हम Q2 बोल रहे हैं ना, इट इज Q1 माइनस Q2। और बेटा Q1 क्या है, पहले ट्राइंगल से है सर P1 tan phi1, और बेटा Q2 क्या है, P2 tan phi2। अब सर ये P1 और P2 क्या चीज है, देखो P1 इज द लोड पावर, ठीक है। P2 इज P1 प्लस PSM, ठीक है। PSM इज रियल पावर इनपुट टू मोटर, ठीक है, रियल पावर इनपुट टू मोटर, ठीक है। और बेटा phi1 क्या है, ओल्ड पावर फैक्टर एंगल, ओल्ड पावर फैक्टर एंगल। phi2 क्या है, न्यू पावर फैक्टर एंगल, न्यू पावर फैक्टर एंगल, ठीक है ना। ये बनेगा। तो यहां से बेटा QSM आ जाएगा, यहां से बेटा QSM आ जाएगा। अब शाहनवाज कह रहे हैं सर PS या PR, बेटा PR, क्योंकि सारे कंपोनेंट कहां जुड़े हैं, रिसीविंग एंड पे। तो टोटल पावर रिसीविंग एंड की ही बात की जाएगी। सेंडिंग एंड के लिए तो फिर लाइन के लॉसेस भी जोड़ने पड़ेंगे। खुद सोचो ना, जब सब कुछ रिसीविंग एंड पे जुड़ा है, सेंडिंग और रिसीविंग के बीच में लाइन है, तो लाइन के भी तो लॉसेस जोड़ोगे तब तो PS बनेगा। तो ये सब कुछ PR के बारे में चल रहा है। ये बात क्लियर हो गई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। और बेटा बस फर्क ये होता है, जब आप कैपेसिटर या इंडक्टर यूज करते हो तो ये PSM वाला पार्ट नहीं आता है। तो P2 और P1 बराबर होते हैं, P2 और P1 बेटा बराबर होते हैं, तो वहां डायरेक्टली बन जाता है P इंटू tan phi1 माइनस tan phi2, P इंटू tan phi1 माइनस tan phi2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यार बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा काम देने वाला है बेटा। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। चल अब देखो किस तरह से गेट की प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। मैंने आपको पहले ही बोला था नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं देवर अप्रोक्सीमेट, देवर नॉट एग्जैक्ट, बट गेट में एग्जैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो गेट के अंदर ना हमेशा VS गिवन होगा, VR गिवन होगा और लोड की रियल पावर गिवन होगी। ध्यान से सुन लो, लोड का ये पता होगा आपको लोड कैसा है, यानी लोड का पावर और उसका पावर फैक्टर हमेशा
गिवन होगा। तो बेटा जो लोड की रियल पावर है ना, उससे आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले डेल्टा। सर ये कैसे, देखो मैं कहता हूं पीआर का हमारे पास बेटा ना एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। वैसे तो इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो यहां पे अगर आपको पीआर भी पता है, वीएस और वीआर भी पता है, तो बेटा डेल्टा निकाल लोगे। अब उस डेल्टा से क्या निकालोगे, क्यूआर। कैसे सर, कॉस की जगह साइन कर देना, कॉस की जगह बेटा साइन कर दोगे तो पीआर से क्या आ जाएगा, क्यूआर। अब क्यूआर आ गया। अब जो लोड का पावर फैक्टर गिवन है उससे निकालना लोड की रिएक्टिव पावर। कहने का तात्पर्य यह है क्यूएल इज पी tan phi l। लोड की रियल पावर से लोड की रिएक्टिव पावर निकाल लो। अब देखो यार होगा क्या, मान लो ये लाइन है ना, आपने इस पे एक शंट कैपेसिटर लगाया है और एक लोड लगाया है। अब लाइन पे जो रिएक्टिव पावर पहुंच रही है दैट इज क्यू आर, लोड जो ले रहा है दैट इज क्यू एल, अब कैपेसिटर जो दे रहा है दैट इज क्यू सी। तो आप क्या कह सकते हो बेटा, क्यू आर प्लस क्यू सी इज क्यू एल। तो क्यू सी आ गया ना, यही पूछा जाता है, क्यू एल माइनस क्यू आर। अब देखो ये क्यू सी अगर पॉजिटिव आया, आपने ये माना है ना ये पावर दे रहा है, ये पावर दे रहा है, पॉजिटिव आया माने दे रहा है, तो ये क्या बना, कैपेसिटर। और अगर बेटा ये नेगेटिव आ गया तो इट वुड बिकम एन इंडक्टर, सिंपल, ठीक है। कैपेसिटर अगर बेटा रिएक्टिव पावर दे रहा है और आपने वही माना है और पावर भी पॉजिटिव आ गई, यानी आपने सही माना है। अगर ये देता हुआ दिखाया है और ये दे ही रहा है तो ये कैपेसिटर ही होगा। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया यानी ये दे नहीं रहा, ये ले रहा है, और अगर ये ले रहा है देन इट वुड बी एन इंडक्टर, इट वुड बी एन इंडक्टर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। चलो ठीक है, तो बेटा ये होता है आपका वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल, आमिर मैंने बोला है विशाल सर के फादर थोड़े से बीमार है, कम्युनिकेशन रीस्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दो, आज भी मैंने सर को बोला है, ठीक है। चलो तो चलो शुरू करें फिर आगे का खेल। आगे का खेल क्या है, क्विज टाइम। सो गाइस नाउ वी एंटर द क्विज टाइम। आपके लिए अगेन मैं 3 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तीनों क्वेश्चन का सही आंसर देना है, मिनिमम टाइम में देना है। यू नो द रूल्स, यू विल ओनली हैव 15 सेकेंड्स। चलो फर्स्ट वन, विच वन हैज हायर एफिशिएंसी, स्टैटिक या डायनामिक कंट्रोल। किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है बेटा, स्टैटिक की या डायनामिक की, जल्दी से बताओ, स्टैटिक और डायनामिक। और भाई ये हो गया टाइम अप, ठीक है। तो आंसर क्या है, स्टैटिक कंट्रोल, ठीक है। स्टैटिक कंट्रोल हैज हायर एफिशिएंसी, इट हैज हायर एफिशिएंसी। डायनामिक की एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि उसमें आते हैं रोटेशनल लॉसेस, उसमें आते हैं रोटेशनल लॉस। और मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे यहां पे डायनामिक भी बता रहे हैं, बेटा गड़बड़ है, डायनामिक की एफिशिएंसी हाई नहीं होती है। चलो नेक्स्ट वन, द पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी वेरीड बाय वेरिंग फील्ड करंट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। कम ऑन गाइस जल्दी से बता दो, ट्रू या फॉल्स। और यहां बम फटने वाला है भैया, बम फट गया, तो दैट इज ट्रू, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का रिएक्टिव पावर वेरी करके यू कैन कंट्रोल द पावर फैक्टर बाय वेरिंग द फील्ड करंट। नेक्स्ट वन, फिलअप करना है, फिलअप करना है बेटा, 2 फिलअप हैं, चलो 2 ब्लैंक्स को फिल कर दो, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर डिलीवर्स रिएक्टिव पावर इन एंड एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर इन। और ये टाइम हो गया खत्म, तो यहां पे क्या आएगा, ओवर एक्साइटेड और यहां अंडर एक्साइटेड। जब फ्लक्स ज्यादा है तो देगी और जब फ्लक्स कम है तो लेगी। ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी सारे मेरे बच्चों ने आंसर सही दिया है। वेरी वेरी गुड गाइस, वेरी वेरी गुड, ठीक है।
तो बेटा यहां आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है जिसका डीपीपी कल आने वाला है। तो सारे लेक्चर 4 लेक्चर लगे हैं इसमें, रिवाइज करके आना, तभी डीपीपी बना पाओगे। सो गाइस अगर मेरी और क्लासेस देखनी है तो यहां पे आप आ सकते हो। और आज रात को 9:30 बजे मैं आप लोगों को कराने वाला हूं नेटवर्क के क्वेश्चन फॉर यूपीपीएससी एई। उसका लिंक आपको बेटा मिलेगा यहां पे अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में, ठीक है। इसके अलावा देखो इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक जिसपे इस चैनल के सारे वीडियो, सारे पीडीएफ, सारा कंटेंट है वो इस लिंक पे अवेलेबल है। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना अपर केस में ही लिखना है, अपर केस में ही लिखना है, लोअर केस में नहीं जाना है। अब देखो अगर प्लस पे आते हो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अंकित ईएससी कोड लगाने पे पड़ेगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 24 मंथ्स 39,600, ठीक है। अब बेटा प्लस पे क्या मिलेगा, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लास, उनके होमवर्क क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अलावा क्रैश कोर्स, रैंक बूस्टर बैच, ये सब चीजें मिलेंगी। और मैं 20 नवंबर से प्लस पे स्टार्ट कर रहा हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और 23 नवंबर से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रैश कोर्स। तो अगर बेटा मुझसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ट वे में तैयार करना चाहते हो तो अभी प्लस पे आ जाओ और कोड लगा देना अंकित ईएससी, इमीडिएट 10% डिस्काउंट और मेरी गाइडेंस में तैयारी करने का मौका। और आइकॉनिक पे आते हो और अंकित ईएससी कोड लगाते हो तो 1 ईयर का पड़ेगा 45,225, 2 ईयर का 66,600। इसमें प्लस के सारे बेनिफिट हैं। अदर देन दैट एक पर्सनल कोच है जो आपको पूरा गाइड करेगा तैयारी के दौरान और आपकी प्रिपरेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल लेकर के जाएगा। आपको टेस्ट एनालिसिस भी करवाएगा, आपको स्टडी मटेरियल भी अलग से दिया जाएगा। अब इसके अलावा मेरे भाई अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर लेना ताकि जब जब मैं अनअकैडमी पे लाइव आता हूं ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रिएट्रिक्स गेट ट्रिपल ई, जहां लेक्चर के सारे पीडीएफ, लिंक और पोस्टर आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है बेटा जो मैंने लिख दिया है t.me GateAIR1। इस पे अगर आते हो तो यू कैन कनेक्ट विद मी पर्सनली, दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा देखो हमारे अदर चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैकेनिकल, सिविल, देन तेलुगु, देन एसएससी जेई, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, जंक्शन, पाठशाला, जीएस टर्मिनल। तो बेटा ये सारे चैनल सब्सक्राइब कर लो और जो अदर ब्रांचेस के हैं वो अपने फ्रेंड्स को बता देना कि हमारे पास और भी चैनल्स हैं जहां कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं। और पीवाईक्यूज का चैनल बेटा अलग बना रखा है, एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना बने वीडियो सॉल्यूशन यहां मिलेगा। जंक्शन पे अभी 8:30 बजे मैं फिल्टर कवर करने वाला हूं, आज हाई पास फिल्टर और बैंड पास बैंड रिजेक्ट फिल्टर कवर कराऊंगा। पाठशाला पे बेटा एनिमेशन आती है अलग लेवल की। और अगर जेई और एई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जेई और जीएस टर्मिनल, ये 2 चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू एवरीबॉडी, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पे वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के घंटी बजा देना ताकि जब जब लाइव आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहो, ठीक है। अभिषेक अभी तो ये गारंटी नहीं है पावर सिस्टम कवर पूरा कराऊंगा यानी, क्योंकि बेटा अटेंडेंस अगर इंप्रूव नहीं हुई तो मेरा पीएसए 1 के आगे जाने का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। फिर वो मैं नेक्स्ट ईयर कराऊंगा पीएसए 2 वाला पार्ट, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है स्टूडेंट लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में, तो आई माइट लीव इन द पीएसए 1 पार्ट, ओके। सो दैट डिपेंड्स। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड नाइट एंड एंजॉय द फेस्टिव सीजन, ओके, गुड नाइट।